हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विद्या विहार चैनल। माय नेम इज श्रेया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी मास्टर क्लास सीरीज। उस सीरीज में आपको एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ पढ़ने को मिलेगा टू दी पॉइंट। वो सीरीज किन बच्चों के लिए जो कि सीटेट में का एग्जाम दे रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट होगा सोशल स्टडी। फरवरी में पेपर 2 का एग्जाम जो सीटेट का देंगे, या फिर उन बच्चों के लिए भी है जिनको एनसीईआरटी पढ़ना है, वो भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टू दी पॉइंट पढ़ने को मिलेगा। उसी सीरीज को जब मैंने बताया था, लॉन्च किया था, तो उस सीरीज में मैंने बताया था कि एक सीरीज चलेगी एनसीईआरटी मास्टर क्लास सीरीज की, और दूसरी सीरीज चलेगी जो एनसीईआरटी मास्टर क्लास सीरीज में हम जो कि चैप्टर्स पढ़ेंगे, उन चैप्टर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, ठीक है, उसको हम लोग दूसरे सीरीज में लाएंगे। तो उसी सीरीज का नाम रखा गया था, जो पीवाईक्यू एनसीईआरटी पीवाईक्यू सीरीज था चैप्टर वाइज, उस सीरीज का नाम है गेम चेंजर एनसीईआरटी पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, उस सीरीज में मैंने जैसे एनसीईआरटी मास्टर क्लास में दो चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर विविधता, और ये अभी जो सीरीज चल रही है ये पॉलिटी सब्जेक्ट की है। इसके बाद हिस्ट्री भी आएगा और ज्योग्राफी भी आएगा। ठीक है, तो ये मैंने उसमें विविधता चैप्टर फर्स्ट है जो फिनिश कर दिया है, और चैप्टर 2 सरकार को फिनिश कर दिया एनसीईआरटी मास्टर क्लास सीरीज में। ठीक है, जो चैप्टर वाइज हो रही है। और जो पीवाईक्यू की सीरीज है उसमें मैंने चैप्टर 1 का विविधता का उसका पीवाईक्यूज कंप्लीट करवा दिया, उसका प्रैक्टिस करवा दिया। तो आप जाके उसको देख सकते हैं, या तो मैं इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये जो वीडियो आज का है ये है उसी जो मैंने चैप्टर 2 को कंप्लीट कराया था सरकार, और वो चैप्टर 2 मैंने दो वीडियो में स्प्लिट करके पढ़ाया, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी था और पॉइंट समझाने बहुत ज़रूरी थे। ठीक है, तो उसी सरकार चैप्टर से रिलेटेड ये आज का पीवाईक्यूज है, यानी ये गेम चेंजर सीरीज का जो एनसीईआरटी पीवाईक्यू सीरीज है गेम चेंजर वाला, उसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट विविधता का क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड वीडियो है जो कि सरकार का क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की क्वांटिटी कितनी भी हो, लेकिन इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में दो तीन टर्म आपके क्लियर हो जाएंगे, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जिनको कि फाउंडेशन एनसीईआरटी पढ़ना है उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है? और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सा सीरीज है? गेम चेंजर सीरीज है, जिसमें चैप्टर 2 सरकार हम लोग देख रहे हैं, और ये एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये वीडियो सेकंड है। मेरा नाम आपको दिख रहा होगा, वैश्रेया शर्मा, मेरी तस्वीर है, ये हमारे चैनल का लोगो है, श्री विद्या विहार, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार यहाँ पे जो है इरेज कर दूँ। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार क्या है? एक अमूर्त संस्था है, होती है, संप्रभु होनी चाहिए, सरकार राज्य का महत्वपूर्ण अंग है, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक अमूर्त संस्था होती है, इसका मतलब क्या होता है? सरकार, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सरकार एक कॉन्क्रीट थिंग है, वो अमूर्त संस्था है। नहीं, मूर्त भी है और अमूर्त भी है। अमूर्त किस चीज में है वो मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है बहुत सारे नियम, कानून, अधिकार का एक समूह को हम सरकार बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको दिख नहीं सकता। जो नियम बने वो आपको विजिबल हो रहे हैं क्या? नहीं, वो फॉलो हो रहे, विजिबल नहीं हो रहे। ठीक है, जो अधिकार आपको मिला है वो विजिबल है, वो आपको मिल रहा है, अधिकार आपको सरकार के द्वारा मिल रहा है। ठीक है, आपका जो अधिकार है। ठीक? तो इस सेंस में इसको हम बोल सकते हैं कि ये अमूर्त है। लेकिन मूर्त क्या है? सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं वो मूर्त है। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का एक पद है, वो मूर्त है क्या? अमूर्त है ना पद। राष्ट्रपति का पद अमूर्त है, लेकिन उसमें जो लोग हैं बैठे, जैसे जो प्रधानमंत्री है वो मूर्त है, वो विजिबल है। राष्ट्रपति है वो विजिबल है। ठीक, तो मूर्त और अमूर्त आपको, मुझे ऐसा लगता है, समझ में आ गया होगा। ठीक, जो बिल्डिंग्स है, सरकार में जो बिल्डिंग है, संसद भवन है, ढांचा है ना, वो मूर्त है। बाकी जो लॉज है, नियम है, वो अमूर्त है। तो ये लाइन स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु का मतलब सिंपल से एक लाइन में आप समझिए कि फ्रीडम, स्वतंत्र होना चाहिए सरकार। किसी के दबाव में, प्रेशराइज में कोई काम नहीं करेंगे सरकार। ठीक है, वो अपना निर्णय लेने के लिए संप्रभु होनी चाहिए। तो ये हो गया। सरकार राज्य का महत्वपूर्ण है। राज्य यहाँ पे
राज्य से पर्सपेक्टिव है किसका, देश से, देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी क्षेत्र विशेष में सरकार है जो महत्वपूर्ण अंग निभाती है, नहीं तो वहां बहुत अराजकता फैलेगी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि सरकार वह संस्था या प्रणाली है जिसके द्वारा एक राज्य या समुदाय शासित होता है। किसी राज्य को, किसी देश को, किसी समुदाय को हम शासित करते हैं, जिसके द्वारा वो सरकार है। समुदाय पहले पहले तो देश, मतलब देश के पर्सपेक्टिव से हम नहीं किसी क्षेत्र विशेष को जानते थे। पहले एक लोग कुछ समूह बना के रह रहे हैं, वहां पे एक मुखिया होगा, वो उस समूह को चलाएगा, वहां शासन करेगा। तो यहाँ पे पहले के पर्सपेक्टिव से अगर हम समझे तो समुदाय, और अब हम उसको समझे तो जो मुखिया राज कर रहा है, शासन कर रहा है, उसको हम सरकार बोल देंगे। ठीक है, यह संप्रभु होती है। संप्रभु मैंने बता दिया, जिसका अर्थ है कि वह अपने क्षेत्र में सर्वोच्च और स्वतंत्र होते हैं। यह राज्य, राज्य यहाँ पे देश से बोला जा रहा है। राज्य के चार अनिवार्य अंग, कोई भी देश के में चार अनिवार्य अंग होते हैं। क्षेत्र, जैसे कोई भी जो देश होगा उसका एक क्षेत्र विशेष होगा, वहां एक जनसंख्या होगी। वह संप्रभु होगा, वो किसी से दबाव में कार्य नहीं करेगा, वो संप्रभु होगा, और वहां सरकार होनी चाहिए। ठीक, और सरकार संप्रभु होनी चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी भी राज्य, किसी भी देश कह सकते हैं के चार अनिवार्य अंग है, तो क्या होगा, मतलब सरकार कहाँ बनेगी, कोई क्षेत्र विशेष में कोई जनसंख्या रह रही होगी, वहीं सरकार बनेगी, और वो संप्रभु हो। ठीक है, वो मतलब आजादी उनको रहे, स्वतंत्र रहे, वो सर्वोच्च हो सरकार वहां पे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने डिलीट नहीं किया है क्या, सॉरी। देखिए, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। केंद्रीय स्तर पर सरकार का संबंध, यहाँ आपको आंसर पहले ही दिख गया, चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। केंद्रीय स्तर पर सरकार का संबंध पूरे देश के संचालन से होता है, संचालन से होता है। ठीक है, केंद्र स्तर की सरकार क्या होती है कि वो पूरे देश को चलाती है। राज्य स्तर पर सरकार का संबंध देश या संघ के विभिन्न इकाइयों से होता है। हाँ, राज्य स्तर का जो सरकार होता है, जैसे पहले हम अगर पढ़े तो यहाँ पे होता है, पहले होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर होता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर इसके बाद आता है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये हो गया। ये आप चाहे तो ऐसे फॉलो कर सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे, या फिर नीचे से निचले से ऊपर की ओर। ठीक है, ये लोअर लेवल से अपर की और अपर से लोअर लेवल की ओर। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो पूरे देश को संचालन करता है। स्टेट गवर्नमेंट एक अपने क्षेत्र विशेष स्टेट को संचालित करता है, और लोकल गवर्नमेंट है जो क्या करता है, एक स्थान, एक स्थानीय जो उनको मिला है, डिस्ट्रिक्ट, जिला, गांव, वो वहां पे जो संचालन कर रही है सरकार जो चल रही है, उसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे, जैसे कि पंचायत और नगर पालिका। तो राज्य स्तर पर सरकार का संबंध देश या संघ के विभिन्न इकाइयों से है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का इकाई कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। पहले कौन आता है, स्टेट गवर्नमेंट, फिर आते हैं लोकल गवर्नमेंट, तो वो उसका यूनिट है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। स्थानीय स्तर पर सरकार का संबंध सबसे निचले स्तर अर्थात पंचायत और नगर पालिका से होता है। ठीक है, हमने ये कभी देखा कि लोकल गवर्नमेंट होता है जो क्या होता है, सबसे नीचे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्थानीय स्तर का जो सरकार है वो कौन है, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आती है पंचायत और नगर पालिका। नगर पालिका कहाँ होती है, जो शहरी क्षेत्र में होती है, और पंचायत गाँव में होती है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, तीनों तीनों ए बी सी तीनों सही है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया कि सॉरी, जो केंद्रीय स्तर की सरकारें होती है, यूनियन गवर्नमेंट पूरे देश का प्रशासन करती है। राज्य स्तर की सरकार होती है जो संघ की इकाई यानी राज्यों का प्रशासन करती है, और स्थानीय स्तर की सरकार सबसे निचले स्तर जैसे पंचायत और नगर पालिका की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में निर्णय व कार्यों के लिए सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र पहले हम जानते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता के लिए शासन हो रहा है, जनता के द्वारा हो रहा है, और जनता उसका शासन कर रही है। मतलब लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता सरकार में अपना प्रतिनिधित्व भेज रही है, प्रतिनिधि भेज रही है, और जनता, वो जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। जनता को जो अपना बात सरकार के पास पहुंचाना है, वो उस प्रतिनिधि के द्वारा जनता है जो पहुंचाएगी। जैसे कि इलेक्शन के माध्यम से, जैसे कि जनता है जो एमएलए का यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन के द्वारा सिलेक्शन कर रही है। ठीक है, चुन रही है उसको।
और वो एमएलए है जो जब जाके वो विधानसभा या विधान परिषद में बैठेंगे तो वो जनता की बात को रखेंगे वहां पे। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि जनता है जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार में अपना भागीदारी ले रही है, हिस्सा ले रही है। ठीक है, उन्होंने चुनाव किया एमएलए का और उन्होंने भाग लिया। ठीक, तो यहाँ पे आंसर होगा जनता। जनता, ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता के लिए शासन होता है और जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। सरकारें मतलब जनता का शासन, जनता है जो शासन कर रही है, किसके किसके लिए कर रही है? जनता के लिए ये शासन किया जा रहा है, जनता का ही तो हित देखा जा रहा है और जनता के द्वारा यह शासन हो रहा है। ठीक है, जनता ही शासन कर रही है। सरकारें चुनाव के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जो सरकार बनती है, जिन जनता ने जिनको सरकार बनाया, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट किया तो सरकार बनी, तो फिर वो जो जिनको इलेक्ट किया वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? क्योंकि उनको जनता ने चुना है, तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि सरकार है जो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और उन्हें जनता के हितों के लिए ही काम करना चाहिए। एक आइडियल सरकार अगर हम देखें, गवर्नमेंट देखें, तो उनको जनता के हितों में ही कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसी सरकार जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर शासन करते हैं अथवा सत्ता या शासन को अधिकार के यहाँ शासन के अधिकार कुछ व्यक्तियों, यहाँ के होगा यहाँ पे के के अधिकार कुछ व्यक्तियों में के हाथ में रहता है। यह कथन किस प्रकार की सरकार का उल्लेख करती है? तो इससे पहले हम जानेंगे ये चारों ऑप्शन। कुलीन तंत्र क्या होता है? जब कोई 4-5 व्यक्ति का समूह या 10 व्यक्ति का समूह एक कुल बनाकर, एक ग्रुप बनाकर है जो शासन करेगा जनता पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कुलीन तंत्र। राजतंत्र किसको बोलते हैं? जब राजा या रानी का शासन होगा, ठीक है, जनता पर, तो उसको हम लोग राजतंत्र बोलेंगे। यहाँ पे एक संवैधानिक राजतंत्र भी होता है कि संविधान को मद्देनजर रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए जब राजा रानी शासन कर रहा है तो वो संवैधानिक राजतंत्र होगा। लेकिन यहाँ पे जनता शासन नहीं करिए, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, आगे सत्ता राजा का जनरेशन ही चलाएगा, लेकिन संविधान को मद्देनजर रखते हुए वो जनता पर शासन करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे संवैधानिक राजतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा किया गया शासन। अधिनायक तंत्र क्या होता है? अधिनायक तंत्र का मतलब होता है कि कोई ऐसा राजा जो शासन कर रहा है जनता पे, वह क्या होता है? बहुत ही कट्टर होता है, वो जनता को अपने अधीन रखता है, जनता पर शोषण करता है, उसको हम लोग बोलेंगे अधिनायक तंत्र। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने बता दिया आपको। कुलीन तंत्र को बोलते हैं ओलिगार्की, मोनार्की बोलते हैं, राजतंत्र को डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र को, और अधिनायक तंत्र को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक, शासन एक व्यक्ति या दल की निरंकुश सत्ता के अधीन होता है। ठीक है, मतलब कोई निरंकुश राजा जनता पे है जो शासन कर रही है। ठीक है, निरंकुश सत्ता के अधीन होती है कौन? जनता, या फिर जो शासन किया जा रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम 1893 में किस देश ने महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान किया? ठीक है, तो सर्वप्रथम जो महिला को मत ये क्या बोलते हैं वोट देने का अधिकार मिला था, वो किस देश में मिला था? न्यूजीलैंड में मिला था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को चुनावों के मतदान का अधिकार दिया, जो ऐसा करने वाला पहला स्वशासित देश बन गया था। जो 1893 का जो चुनाव हुआ था, वो चुनाव तो हुआ था क्या बोलते हैं उसको, महिलाओं को पहली बार उस समय अधिकार मिला कि वो है जो महिलाएं हैं जो वोट दे सकती हैं। ये लोकल बॉडीज पे भी नहीं था, ये क्या था, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जनरल इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट हुआ था, मतलब कि ये फिर उसके बाद पूरे देश में धीरे धीरे लागू होने लगा था। ठीक, तो महिलाओं को मिला, और ये है जो कैसे हुआ था? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट से ये हुआ था कि मतलब फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट को अगर हम समझें तो इसका मतलब है कि जैसे कि अभी अभी जो होता है इलेक्शन का जो सिस्टम है, जब चुनी जाती है सरकार तो जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो है जो, ऐसा नहीं कि उसको सारे सीट्स जीतने या फिर सबका मत चाहिए, नहीं, कि मतलब जो जितना सीट है उससे उसके 50% से एक ज्यादा अगर मिल गया तो वो कहलाएगा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। ठीक, वो हो गया। और अगर हम देखें यहाँ पे अगर 1920 होता तो क्या आंसर इसका होता? तो आंसर होता इसका अमेरिका, क्योंकि उस समय अमेरिका में मिला था महिलाओं को अधिकार क्या वोट देने का। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में
दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते थे? यहाँ पे आपको आंसर पहले ही शो हो गया, ठीक है। तो ये बोलते थे अफ्रीकन्स, लेकिन यहाँ का सेकंड क्वेश्चन क्या मिलता है कि जो अश्वेत थे, जो लोग श्वेत नहीं थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे? तो वो बोलते थे जुलू भाषा। कौन सा भाषा बोलते थे? जुलू। तो जो श्वेत थे वो क्या बोलते थे? अफ्रीकन्स बोलते थे, और जो अश्वेत थे वो जुलू बोलते थे। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोग विशेष रूप से डच जो थे, फ्रांसीसी जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, जो जर्मन प्रवासी इनके वंशज थे, द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा अफ्रीकन्स है, जो डच भाषा के से विकसित हुई थी। अफ्रीकन कौन कौन सी भाषा थी? जो डच भाषा जो थी उससे विकसित हुई थी, उसका मॉडिफिकेशन रूप था। अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती थी, लेकिन अफ्रीकन्स उनकी एक विशिष्ट भाषा थी। विकल्पों में जुलू एक प्रमुख अफ्रीकी मूल की भाषा है, जो श्वेत लोगों की भाषा नहीं थी। कौन ये श्वेत की भाषा नहीं थी तो किसकी थी? अश्वेत लोग जो थे उनकी भाषा थी क्या? जुलू। इसका आंसर अफ्रीकन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस जनसंचार के साधनों को लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, ठीक है। कौन सा स्तंभ माना जाता है? ठीक है, तो इसको ये पहले ही आपको ऑप्शन कैसे शो हो जा रहे हैं, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, पीपीटी में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो इसका आंसर होगा चौथा स्तंभ माना जाता है। तो पहला पहला दूसरा तीसरा स्तंभ कौन है? यानी लोकतंत्र का जो चार स्तंभ है वो कौन कौन सा है? तो पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, और चौथा है कौन? प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें, प्रेस मीडिया को आमतौर पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? मीडिया है। पहले तीन स्तंभ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। लोकतंत्र का मूल तत्व समानता, स्वतंत्रता, यहाँ उपाय नहीं होगा, ठीक है। ये उपाय यहाँ पे सुटेबल वर्ड नहीं लग रहा है। तो इसके मूल तत्व में क्या क्या आ सकता है? इसमें आएगी समानता होनी चाहिए, लोग डेमोक्रेसी में मतलब सिंपल सा कौन कौन से टर्म्स आने चाहिए, ठीक है। तो समानता आनी चाहिए, स्वतंत्रता आनी चाहिए, संप्रभुता आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या आ सकता है? राजनीतिक समानता होनी चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए लोकतंत्र में, और क्या क्या आप कह सकते हैं? और कह सकते हैं बहुदलीय प्रणाली और सहमति होनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे कानून का शासन होना चाहिए, लॉ विधि का विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, ठीक है। मौलिक अधिकार होने चाहिए, लोगों के मौलिक अधिकार को फॉलो करवाया जाए, ठीक है। ये सब मूल तत्व है, ये उपाय कोई वर्ड नहीं है, ठीक। तो ये समानता और स्वतंत्रता तो सही लग रहा है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है नहीं, अब ये देखिएगा, तो ये तो सही है। लोकतंत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी प्रशासन में मुश्किल उत्पन्न करती है। नहीं, भागीदारी तो लोकतंत्र में अधिक से अधिक होनी चाहिए, लेकिन ये मुश्किल उत्पन्न करती है, ये नहीं होगा, ये गलत है। तो आंसर आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ से सही नहीं पूछ रहा। आगे भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। लोकतंत्र में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता व न्याय के लिए वाद विवाद और संघर्ष होते हैं। हाँ, इसके लिए वाद विवाद और संघर्ष तो होते हैं, किसी को मौलिक अधिकार उसका नहीं मिल रहा है तो उसके लिए संघर्ष हो रहा है। अगर स्वतंत्रता नहीं मिल रही है तो वाद विवाद उसके लिए होगा, उसके लिए आंदोलन होगा। बहुत सारे मीडिया का जो है वहाँ पे रोल रहता है कि मीडिया है जो बताती है कि लोग स्वतंत्र नहीं है, इस चीज के लिए समानता, एक समान लोगों को नहीं ट्रीट किया जा रहा है, ये सब बोला जाता है। लोकतंत्र में जनता की को भागीदारी सरकार के नीतियों की आलोचना करने में भी मिलती है। हाँ, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी, ये सॉरी ये सही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी कैसे होती है? ऐसे भी तो होती है कि लोकतंत्र में जो सरकार की आलोचना कर रही है जनता, या फिर सरकार जो नीतियां बना रही है उसकी आलोचना कर रही है, तो लोकतंत्र में इस प्रकार भी भाग ले रही है जनता, सिर्फ चुनाव के लिए भाग नहीं लेती है, इस प्रकार भी भाग लेती है सरकार का आलोचना करने के लिए, सरकार की नीतियों का आलोचना करने के लिए। तो इसका यहाँ नहीं पूछा जा रहा है ना लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका व्याख्या अगर हम देखें तो लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन आवश्यक है। यह प्रशासन में मुश्किलें उत्पन्न करने के बजाय उसे अधिक वैध यानी लेजिटिमेट करती है। उसको क्या बोलती है? प्रशासन को ज्यादा वैध बनाती है।
कौन मुश्किलें नहीं उत्पन्न करता है यहाँ पे। ये जो बोला जा रहा है कि मुश्किलें, तो मुश्किलें भागीदारी होने से मुश्किलें उत्पन्न नहीं होता, जबकि उसको भागीदारी होता है तो और वैध बनता है, सबकी बातें सुनी जाती है। पारदर्शी और जवाबदेही, पारदर्शी होता है जब जनता पूर्ण रूप से अगर सरकार बनाने में भाग लेगी, शासन प्रणाली में भाग लेगी, तो पारदर्शिता होगी। कोई एक लोग उस पे है जो दबाव नहीं डाल सकता, उसका शोषण नहीं कर सकता कोई एक समूह। फिर जवाबदेह जो सरकार बनेगी फिर वो जनता के प्रति जवाबदेही होगी, ठीक है। और अन्य सभी कथन लोकतंत्र की सही विशेषताओं को दर्शाते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में स्थानीय सरकार का जनक किसे माना जाता है। ये सब टू दी पॉइंट क्वेश्चन है। तो भारत में स्थानीय सरकार का जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्याख्या है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है, ठीक। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। लॉर्ड रिपन जो थे ये ब्रिटिश ये थे नागरिक थे, और ये जो थे उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव को पारित किया था। लॉर्ड रिपन भारत के लिए, भारत के संविधान में जो नियम कुछ बने हैं, या फिर भारत के लिए उनका एक जनरस, अच्छा कह सकते हैं कि उनका मत था, वो थोड़े अच्छे थे बाकी के मुकाबले, ठीक है। उन्होंने कुछ बहुत सारे सुधार करने के लिए प्रयास भी किया था। उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के गठन का एक मार्ग दिया। मतलब जो उन्होंने मतलब स्थानीय स्वशासन संस्था बने उसके लिए मतलब सुझाव दिया था, कब, 1882 में। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, स्थानीय सरकार का जनक बोला जाता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया का जनक किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचायती राज स्थानीय शासन को कौन से संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। मतलब भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा संशोधन हुआ था, जबकि स्थानीय शासन में कौन कौन, नगर पालिका और पंचायत है ना, तो यहाँ पंचायत के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है कि ये कब कौन सा संशोधन हुआ था और कितना वहाँ अमेंडमेंट था। मतलब कौन सा ये अमेंडमेंट था और ये किस साल हुआ था, संशोधन था। तो ये हुआ था 73 वाला संशोधन था 1993 में, कि 74 वाला संशोधन था 1993 में, कि 73 वाला संशोधन था जो कि 1992 में हुआ था, सन 1992 में, कि 73 वाला संशोधन था जो कि सन 1991 में हुआ था। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो पंचायती राज से संबंधित हुआ था वो 73 वाला संशोधन था, और जो नगर पालिका वाला संशोधन था वो 74 संशोधन था। लेकिन दोनों के ईयर सेम थे, दोनों 1992 में ही हुआ था, लेकिन 73 वाला आया था कब, 1992 में आया था पंचायती राज वाला 73 संशोधन था, और जो 74 संशोधन था वो नगर पालिका से रिलेटेड था, और वो भी 1992 में ही आया था। और यहाँ पे आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि शामिल किया गया था, भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था। अगर यही बोलता कि ये मतलब कार्यरत बोल सकते हैं, या फिर फ्लो में कब आया, तो इसका आंसर 1993 भी हो सकता है, क्योंकि 1992 में ये संशोधन हुआ था लेकिन आया था 1993 में, ठीक है। तो चलिए, इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय, थैंक यू।